हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। अपनी इस सीरीज में हम एविडेंस एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और हमारा सेक्शन 17 से 23 तक एडमिशन वाला पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया था, है ना। तो सेक्शन 24 से क्या स्टार्ट होता है? कन्फेशन स्टार्ट होता है। क्या? कन्फेशन वाला पार्ट स्टार्ट होता है। और कन्फेशन भी किसके अंतर्गत आता है? एडमिशन के अंदर ही आता है ना। सेक्शन 17 से सेक्शन 31 तक एडमिशन के प्रोविजन है, जिसमें एडमिशन को बोल दिया जाता है कि वो 17 से 23 तक है। और उसके बाद में बात होती है कन्फेशन की, तो कन्फेशन कहाँ से कहाँ तक है? 24 से 30 तक है। ठीक है, तो किसका पार्ट है? सह स्वीकृति। कन्फेशन किसका पार्ट है? एडमिशन का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग कैसे हुए? अब ये दोनों अलग अलग इसलिए है कि भाई जो एडमिशन है, जो स्वीकृति है, तो इसकी डेफिनेशन कहाँ दे दी गई? सेक्शन 17 में दी गई। और एडमिशन की तो डेफिनेशन दी उसने सेक्शन 17 में, और कहा कि भाई सह स्वीकृति क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट है, कैसा स्टेटमेंट जो क्या करता है? किसी विवादित तथ्य की तरफ कोई अनुमान इंगित करता है। और वो किसी ऐसी, और कैसे स्टेटमेंट हो सकते हैं वो? मौखिक ऑरल भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं वो? किसी फैक्टिंग इश्यू की तरफ कोई अनुमान इंगित करते हैं। और फिर साथ में बता दिया कि ऐसे व्यक्तियों और ऐसी परिस्थितियों के द्वारा किए जाएंगे जो कि बाद में बताई गई हो। वो व्यक्ति कौन से हैं और परिस्थिति कौन सी है, वो 18, 19, 20 में बता दिया, है ना। लेकिन देखिए, कन्फेशन की कोई भी डेफिनेशन, कोई भी परिभाषा एविडेंस एक्ट में नहीं दी गई है। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि भाई सह स्वीकृति को कहाँ परिभाषित किया गया है ना। तो हमें पता होना चाहिए, कहीं पर भी डेफिनेशन पूरे एक्ट में कहीं भी इसको डिफाइन नहीं किया गया। क्लियर है? फिर एडमिशन से किस तरीके से अलग है? सबसे पहले तो इसे डेफिनेशन नहीं दी गई। सेकेंडली, वो उसमें बता दिया कि ये वाले पर्सन और ये वाली परिस्थितियों में ही क्या एडमिशन किया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है? कन्फेशन कौन करता है? कन्फेशन किसमें? क्रिमिनल मामलों में ही किया जाता है। कन्फेशन कहाँ किया जाता है? दांडिक मामलों में प्रयोग होता है। और कौन कर रहा है? कोई अपराधी व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार करता है, तो क्या कहा जाता है? कि वो सह स्वीकृति कन्फेशन करता है। क्लियर है? और जो सह स्वीकृति है उसका साक्षिक मूल्य, एविडेंटरी वैल्यू क्या होती है? वो सब्सटेंसिव होता है, सारवान होता है। और जो प्रोविजन है वो कहाँ से कहाँ तक है? देख लीजिए, वो है सेक्शन 24 से 30 तक। ठीक है, सह स्वीकृति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। फिर यहाँ सह स्वीकृति को स्वीकृति वाले खंड के अंतर्गत ही रखा गया है ना। इसके लिए कोई अलग से पार्ट, कोई अलग से खंड, कोई अलग से क्लोज नहीं बनाया गया। ये एडमिशन वाले पार्ट में ही है। क्लियर है? समझ आ गया सह स्वीकृति क्या है? सह स्वीकृति एक ऐसी सह स्वीकृति है जो कौन कर रहा है? अपराध का अभ्युक्ति कर रहा है, दांडिक मामलों में कर रहा है ना। और उसमें क्या कर रहा है? वो अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है। क्लियर हो गया? इसके बाद है स्टीफन महोदय क्या कहते हैं? स्टीफन महोदय कहते हैं कि कन्फेशन इज एन एडमिशन, की सह स्वीकृति एक ऐसी सह स्वीकृति है जो कि अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे समय की गई हो। कैसे? विच इज डन बाय एक्यूज्ड पर्सन, जिससे ये अनुमान इंगित कर रहा हो, जिससे क्या हो? इन्फ्लुएंस हो गया हो कि उसने, किसने? एक्यूज्ड पर्सन ने कोई अपराध किया है। क्लियर है? स्टीफन महोदय ने इसकी ये डेफिनेशन दे दी। इसके बाद में केस आया पकाला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर का 1939 में। ठीक है, यहाँ पर क्या किया? प्री काउंसिल ने सह स्वीकृति कन्फेशन की परिभाषा दी, और परिभाषा देने वाले कौन थे? लॉर्ड एटकिन थे। क्लियर है? तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि सह स्वीकृति तभी मानी जाएगी जब आरोपी व्यक्ति अभिव्यक्त रूप से स्पष्ट करे कि मैंने अपराध किया है। ठीक है, क्या कह रहा है? कि कन्फेशन केवल तभी माना जाएगा जबकि एक्यूज्ड पर्सन एक्सप्रेसली एक्सेप्ट कर रहा है कि ये वाला ऑफेंस भाई मैंने किया है। ठीक है, इसके बाद है कि या कम से कम उन तथ्यों को स्वीकार करे, या फिर ऐसे फैक्ट को तो एक्सेप्ट करे जिससे कि क्या हो रहा हो? विच मेड द ऑफेंस, जिससे कि कोई अपराध घटित हुआ हो। क्लियर? फिर साथ में कह दिया कि परंतु मात्र गंभीर रूप से फंसाने वाली स्वीकृति भी सह स्वीकृति नहीं है, कि ऐसा एडमिशन विल नॉट बी कन्फेशन ओनली ऑन द ग्राउंड टू क्या कर रहा है? इनवैल्यूएबल द ऑफेंस,
सॉरी द इन्वॉल्व द ऑफेंस, कि वो इन्वॉल्व कर रहा है किसी ऑफेंस में, ऐसा कोई एडमिशन भी क्या नहीं माना जा सकता, कन्फेशन नहीं माना जा सकता। क्लियर है? आई थिंक दैट कि स्वीकृति कन्फेशन, आपको कि कन्फेशन होता क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर है? इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट केस है पलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये पूछेगी कि पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1952 वाला जो केस है वो किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है कि वो भाई रिलेटेड है कन्फेशन से, है ना। इसके बाद देखिए कन्फेशन के प्रकार देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कन्फेशन। तो टाइप्स ऑफ कन्फेशन, कन्फेशन कितने तरह का हो सकता है? तो एक होता है भाई जुडिशियल कन्फेशन, न्यायिक स्वीकृति। न्यायिक स्वीकृति कौन सी होगी? ऑब्वियसली जब जुडिशियल है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने की गई होगी, है ना। ऐसी स्वीकृति जो कि न्यायालय के समक्ष की गई हो तो कैसी होगी? वो जुडिशियल कन्फेशन होगा। फिर है न्यायिकेतर स्वीकृति की एक्स्ट्रा जुडिशियल, जो कहा न्यायालय के बाहर की गई हो तो वो कौन सी होगी? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा। फिर है प्रत्याहृत स्वीकृति, जिसे क्या कहते हैं? रिट्रैक्टेड कन्फेशन। रिट्रैक्टेड कन्फेशन मींस कि अगर मैंने कोई अपराध किया, मैंने एक बार क्या कह दिया कि हाँ जनाब मैंने ही ये अपराध किया था, है ना, लेकिन मैंने दूसरे मौके पर क्या कहा कि नहीं नहीं ये अपराध तो मैंने नहीं किया, तो वो क्या हो गया? रिट्रैक्टेड कन्फेशन हो गया, मुकरी हुई स्वीकृति। क्लियर है? और इसका भी क्या होता है? एविडेंटरी वैल्यू होती है रिट्रैक्टेड कन्फेशन की भी। इसके बाद देखिए अब क्लियर हो गया कन्फेशन क्या है, कन्फेशन का मीनिंग क्या है, कहां पर परिभाषा दी गई है, कहां पर परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, ये सब बातें हमने देख ली। इसके बाद जो सेक्शन है सेक्शन 24, 25, 26, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि कब कोई स्वीकृति एविडेंस एक्ट के अंतर्गत रेलिवेंट नहीं है, क्या है? इरेलीवेंट है ना। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 कहता है कि भाई confession caused by inducement, threat or promise when irrelevant in criminal proceeding, कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, अपराधी को कोई उत्प्रेरणा दे रहे हो, फुसला रहे हो, उसे धमका रहे हो, या कोई वचन देकर उससे क्या करा रहे हो, उससे कन्फेशन करा रहे हो, तो ऐसी स्वीकृति दांडिक कार्रवाइयों में विसंगत हो जाती है। कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर चल रही है और आप एक्यूज्ड पर्सन को धमकाकर, वचन देकर, है ना, वचन लेकर उससे, या फिर किसी भी इंड्यूसमेंट के तरीके से धमकाने के द्वारा या फुसलाने के द्वारा अगर आप उससे स्वीकृति करा रहे हैं तो ऐसा कन्फेशन क्या होगा? इरेलीवेंट माना जाएगा। क्लियर? आपको मोटी मोटी बातें याद रखनी है। सेक्शन 24 बात करता है किसकी? कि भाई इंड्यूसमेंट के द्वारा, थ्रेट और प्रॉमिस के द्वारा कराई गई स्वीकृति क्या होती है? इरेलीवेंट मानी जाती है। क्लियर? कहता है कि अभिव्यक्त व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति विसंगत होती है, जबकि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति विसंगत होती है। कब? जबकि कोर्ट को ये प्रतीत होता है कि ऐसी स्वीकृति, ऐसा कन्फेशन उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से कराया गया है जो कि प्राधिकारवान व्यक्ति ने दिया हो। ठीक है, मतलब धमकाया भी, वचन भी दिया, लेकिन दिया किसने? ऐसे किसी पर्सन ने दिया जिसे कि अथॉरिटी थी, है ना, कि न्यायालय में गया, मजिस्ट्रेट ने उसे धमकी दे दी या वचन दे दिया, है ना, और उससे क्या ले लिया? कन्फेशन ले लिया, तो वो क्या माना जाएगा? इरेलीवेंट माना जाएगा। क्लियर है? इसके बाद है भाई, हाँ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपराधी से कहा गया कि आप अपराध को स्वीकार कर लो। जिसने हमारा अपराध स्वीकार किया वो क्या हो जाएगा? मालामाल हो जाएगा। कि भाई आप क्या करो, मेरे ऊपर इस अपराध का इल्जाम है लेकिन आप इसे अपने ऊपर ले लो, आप कन्फेशन कर दो, है ना। तो अगर आप कर लोगे तो आप मालामाल हो जाएंगे, आपको हम बहुत सारा पैसा देंगे। तो वो क्या कर रहे हैं? उसे फुसला रहे हैं या प्रेरणा दे रहे हैं, है ना। कि या फिर प्राधिकारवान व्यक्ति क्या कह रहा है? कि प्राधिकारवान व्यक्ति ने कहा कि भाई आप इस अपराध को स्वीकार कर लो, है ना। जो भी इस अपराध को स्वीकार करता है वो तो मालामाल हो जाता है। या फिर क्या कहा कि अगर आप अपराध स्वीकार नहीं करोगे तो आपके पुत्र को मार दिया जाएगा। ये क्या दिया? ये दिया, धमकी दे दी। तो ऐसा कन्फेशन क्या होगा? इरेलीवेंट हो जाएगा। या कोई पर्सन, अथॉरिटी वाला पर्सन क्या कह रहा है कि मैं आपको वचन देता हूं कि आपको मैं 1 महीने से पहले बरी करा लूंगा, ठीक है, और जब तक मैं आपके बच्चों का भरण पोषण भी करूंगा, आप कन्फेशन
कर लीजिए। तो वो क्या कर रहा है, वो उसे वचन दे रहा है। क्लियर है? कह रहा है उत्प्रेरणा, धमकी और वचन प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा दिए जाने चाहिए। क्लियर है? सेक्शन 24 आपको आई थिंक पूरे अच्छे से याद हो गया होगा। फिर है सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या कहता है? कहता है कि कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, कि भाई पुलिस ऑफिसर से की गई सह स्वीकृति का साबित ना किया जाना। सेक्शन 24 साफ साफ कहता है कि अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी सह स्वीकृति क्या होगी, किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी, है ना। कोई पर्सन है, उसे गिरफ्तार किया पुलिस ने और वो पुलिस के सामने जाकर कहता है कि हाँ सर मैंने ही किसी को मारा है, ठीक है, तो क्या माना जाएगा? ऐसा हो सकता है वो मार पिटाई से डर के उसने वो कन्फेशन कर लिया हो, है ना, क्योंकि पुलिस से सभी लोग डरते हैं ऑलमोस्ट। तो पुलिस से डरकर उसने क्या कर लिया हो, अपराध स्वीकार कर लिया हो, चाहे उसने ऐसा अपराध ना भी किया हो, है ना। तो इसलिए क्या माना जाता है कि पुलिस ऑफिसर से की गई सह स्वीकृति को साबित नहीं किया जाना, कि भाई अगर आप पुलिस ऑफिसर से कोई सह स्वीकृति करता है तो वो उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं की जाएगी। क्लियर है? सिद्धांत, अब देखिए किस थ्योरी पर वो आधारित है। कह रहा है कि पुलिस द्वारा गंभीरता पूर्वक अन्वेषण कराने की दृष्टि से, न्यायालय में अधिक से अधिक साक्ष्य प्रस्तुत कराने की दृष्टि से और अनावश्यक मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना से बचाने हेतु, ठीक है, और पुलिस कार्य में शिथिल ना हो जाए, इसके लिए क्या किया गया है कि पुलिस ऑफिसर से की गई सह स्वीकृति को साबित नहीं किए जाने वाला ये जो नियम, ये जो सेक्शन है 25 दिया गया है। क्लियर? ए ने पुलिस से कहा मैंने बी को मारा है, यह सह स्वीकृति न्यायालय में ए के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। ओके, इसके बाद है सेक्शन 26। सेक्शन 26 क्या कहता है? कहता है कि पुलिस की कस्टडी में होते हुए कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। पहले 25 ने क्या कहा कि पुलिस से की गई कोई भी सह स्वीकृति जो होगी वो साबित नहीं की जाएगी। अब क्या कह रहा है कि पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई सह स्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाना। यहाँ पर क्या है कि एक माना कि एक केस था भाई कि वहां पर एक माँ ने अपने बच्चे का मर्डर कर दिया था, है ना। तो वो पुलिस कस्टडी में थी, पुलिस कस्टडी में होते हुए वो जाके उसे पुलिस कहाँ पर लेके गई? डॉक्टर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके गई, है ना। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में जाने के बाद में वो क्या हुआ कि पुलिस वाले कहाँ खड़े थे? गेट पर खड़े थे, है ना। और उसने डॉक्टर से बताया कि भाई मैंने ही अपने बेटे को मारा है। तो कोर्ट में कहा गया कि ऐसी सह स्वीकृति भी क्या नहीं होगी? रेलिवेंट नहीं होगी। अब रेलिवेंट क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब वो गेट पर खड़े थे पुलिस वाले, है ना, तो ये माना गया कि जब वो गेट पर खड़े हैं और महिला वहीं पर उसी रूम में डॉक्टर को कन्फेशन कर रही है, तो ये माना जाएगा कि वो अभी भी कहाँ पर है? पुलिस की कस्टडी में है। और पुलिस की कस्टडी में होते हुए अभियुक्त द्वारा किया गया कोई भी कन्फेशन उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। क्लियर है? लेकिन इस सामान्य नियम का एक अपवाद भी दिया गया है सेक्शन 26 में ही, कि भाई अगर पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी में है कौन? एक्यूज्ड पर्सन। पुलिस की कस्टडी में होते हुए यदि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, है ना, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में क्या किया गया हो? कन्फेशन किया गया हो, तब वो कन्फेशन क्या हो जाएगा? रेलिवेंट हो जाएगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति पुलिस के भय को समाप्त कर देती है। क्लियर है? सेक्शन 26 क्या रूल देता है? सबसे पहले कि कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव अगेंस्ट हिम, कि पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई सह स्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन साथ में ही दे दिया इसी धारा में कि अगर वो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई हो, तो ऐसा पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किया गया हो, कन्फेशन हो, तो वो क्या होगा? मान्य माना जाएगा। क्लियर है? सेक्शन 26, कोई भी सह स्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस की अभिरक्षा में था साबित नहीं की जाएगी, अर्थात क्या होगी? विसंगत होगी। लेकिन पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष सह स्वीकृति की गई हो तो वो क्या होगी? रेलिवेंट होती है। क्लियर है? एग्जाम्पल, ए पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए बी से कथन करता है कि हाँ मैंने ही कै को मारा है, तो ये क्या होगी? इरेलीवेंट होगी, क्योंकि ये वहां वो पुलिस की अभिरक्षा में है और मजिस्ट्रेट यहाँ पर
उपस्थित नहीं है, है ना। लेकिन यदि ए पुलिस की अभिरक्षा में होता और वहां पर मजिस्ट्रेट उपस्थित होता और वो मजिस्ट्रेट से कहता है अक्यूज्ड पर्सन कि हाँ मैंने ही कै को मारा है, तो यहाँ पर क्या होगी, ऐसी स्वीकृति, ऐसा कन्फेशन रेलिवेंट माना जाएगा। क्लियर है। तो आई थिंक आपको सेक्शन 24 से 26 तक जो भी कन्फेशन है, कन्फेशन की डेफिनेशन, कन्फेशन क्या है, कब किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता, ये सब बातें समझ आ गई होगी, है ना। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 27 से करेंगे। थैंक यू सो मच।